हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.4 कराऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें 3 ही क्वेश्चन है वैसे तो, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरम्स हमने किए हैं, थ्योरम 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी थ्योरम्स किए हैं, इन पे बेस्ड आपके पास ये एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले आप थ्योरम्स जरूर करना, क्योंकि उसी पे बेस्ड है। तो जो थ्योरम में कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो गया है, तो यहाँ पर सिर्फ उसको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप वहाँ से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है यूज द बॉदियानास पाइथागोरस थ्योरम टू शो वाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। कह रहा है कि जो आपने थ्योरम 6 की थी ये वाली, तो लास्ट क्लास में हमने ये थ्योरम 6 सीखी है, जिसे हमने दो तरीके से प्रूव करना सीखा था ना, एक आरएचएस और एक एसएसएस क्राइटेरिया से। तो कह रहा है कि अब आप इसी थ्योरम को क्या करो, बॉदियानास पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करो। मतलब जो हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी दो ट्रायंगल में और प्रूव किया था, वैसे ना करके हमें अब क्या करना है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। थ्योरम वही सॉल्व करनी है, बस उसमें पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ लगा देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 5.4 आंसर नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर। तो पहले मैं क्या करती हूँ, वो फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ एक, जिसमें हमारे पास एक सर्कल था। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना, और एज इट इज़ आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। मैंने इसको सर्कल का सेंटर मान लिया ओ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो ट्रायंगल्स बने हुए थे, क्योंकि दो कॉर्ड से थे वो दो ट्रायंगल्स। तो एक ट्रायंगल मैंने ये वाला बना लिया यहाँ पर, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये बना लिया। इसको मैंने नाम दे दिया ओ, अपने सेंटर को। ठीक है, एक कॉर्ड हो गई मेरे पास ए और बी। इसमें यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया 90 डिग्री का, और ये मैंने इसको नाम दे दिया एम। सिमिलरली दूसरी कॉर्ड का मैंने नाम दे दिया सी और डी। अगेन मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, इसको नाम दे दिया मैंने एन। क्लियर? पहले जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो चीज़ें यहाँ गिवन में लिख देती हूँ। मुझे पता है ए बी और सी डी जो है यहाँ पर टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, क्योंकि हमारी थ्योरम ही यही बोल रही थी। हमारी थ्योरम में हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, अगर आपको याद हो कि हमने जो थ्योरम 6 की थी उसमें हमने क्या प्रूफ किया था, फाइनली हमको ये प्रूफ करना था कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो सी ई इज इक्वल टू सी एच हमें प्रूफ करना था। तो सेम हमें यहाँ पर भी वही प्रूफ करना है। ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल होगा, हमें यहाँ पर लास्ट में आते आते ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो जो गिवन है हम पहले वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मैंने लेट किया यहाँ पर जो ए बी और सी डी है मेरी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर क्या है ओ, तो इसी के साथ लिख दो यहाँ पर विद सेंटर ओ। क्लियर? उसके बाद हमें पता है कि जो ओ एम है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, और जो ओ एन है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। ये भी हमने थ्योरम में समझा था ना। तो लेट कर लेते हैं अब यहाँ ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, एंड जो ओ एन है वो किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी के ऊपर है। क्लियर? अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो प्रूफ में हमको यहाँ पर करना है कि जो हमारा ओ एम है वो किसके इक्वल है, ओ एन के, क्योंकि जो कॉर्ड है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। जब ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है, अपना सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है और ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो ए बी है, एम जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, और एन जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास सी डी का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। तो इट मीन्स एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ए एम है वो एम बी के बराबर होगा, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हो कि वो ए बी का हाफ है, ये दोनों। उसी तरीके से जो आपके पास सी एन है वो एन डी के बराबर होगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो सी डी के हाफ है। सी डी का हाफ कर दोगे तो आ जाएगा ना।
क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम अपने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक ट्राइंगल मैंने, और चीज़ें मुझे जो जो गिवन है सब चीज़ मैंने यहाँ लिख ली हैं। तो अब मैं अप्लाई करती हूँ अपना बोधियानास पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने इस ट्राइंगल में अप्लाई किया OMA में। ठीक है, तो बोधियानास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कौन से ट्राइंगल में बात करूं मैं यहाँ पर? इन ट्राइंगल OMA की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही थी। तो OA मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई, AM और OM मेरा परपेंडिकुलर और बेस हो गया। सिमिलरली मैं इस वाले ट्राइंगल में लगा रही हूँ ONC में, यही पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्राइंगल ONC अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो OC स्क्वायर जो है वो ON स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? हमारे पास CN स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझको पता है कि OA जो है वो OC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है। और AM जो है वो किसके बराबर होगा? CN के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AB जो है वो CD के बराबर है। जब दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका हाफ हाफ पार्ट भी तो इक्वल ही होगा ना। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि जो OA है वो OC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। एंड और क्या इक्वल था मेरा? दूसरा भी हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर। तो AM जो है वो किसके बराबर है? मेरे पास CN के बराबर है। ये चीज़ें मुझे गिवन है। तो इसका मतलब जब OA OC के बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर ही होगा। अगर मेरे पास OA 4 है और OC भी 4 है तो इनका दोनों का स्क्वायर 16 ही तो आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो OM स्क्वायर प्लस AM है वो किसके बराबर हो जाएगा? ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर के। मैंने इन्हें इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे ना, तो इन्हें आमने सामने लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो इक्वेशन 1 और 2 इसको लिख सकते हो, पर बिना लिखे भी करोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे पता है AM जो है वो CN के बराबर है, तो फिर AM स्क्वायर और CN स्क्वायर भी तो बराबर ही होगा। तो ये तो आपस में कट जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ON स्क्वायर, और CN की जगह मैंने क्या किया? अपना AM ही लिख दिया यहाँ पर भी। तो ये तो कट गए, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ON स्क्वायर। जब उनका स्क्वायर बराबर है तो इसका मतलब उनकी साइड्स भी बराबर होगी, है ना। तो OM जो है वो ON के बराबर आ गया। अब मुझे प्रूफ क्या करना था अपने क्वेश्चन में? यहाँ OM इज इक्वल टू ON ही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। क्लियर हो गया? तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो दो इक्वल कॉर्ड होते हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं? कंसिडर फिगर 5.15। आपको यहाँ फिगर बना के दे रखी है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? इफ CE जो CE है इस परपेंडिकुलर टू AB एंड CH इज परपेंडिकुलर टू GF, यहाँ GF होगा, एंड CE और ये दोनों इक्वल भी हैं, CE और CH। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये कॉर्ड बनी हुई है AB और GF ये इक्वल होंगी। उल्टा प्रूफ करना है, मतलब जो थ्योरम 6 थी ना ये उसका रिवर्स है, रिवर्स ऑफ थ्योरम 6 है ये। यहाँ पर हमारे को ये पता है कि सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल है, बट हमें ये प्रूफ करना है कि वो दोनों कॉर्ड भी इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? सेम ही है थ्योरम, बस उसका रिवर्स हो गया। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, मुझे कॉर्ड इक्वल प्रूफ करनी है। तो अगेन ये फिगर को मैं पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी फिगर बना ली, यहाँ मैंने एक सेंटर ले लिया। अब जो नाम इन्होंने दिए ना तो वही नाम आप यहाँ पर यूज़ करना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, और फिगर बनाना भी आप इसी तरीके से। तो एक कॉर्ड मेरे पास यहाँ पर बनी हुई है जिसका नाम है मेरे पास AB, तो मैंने उसे सेंटर से ज्वाइन कर दिया और उसका ये डिस्टेंस दे रखा था मुझे, यहाँ पर E पॉइंट था और ये मेरा सेंटर था C। नाउ एक कॉर्ड मेरी कुछ ऐसे बनी हुई है जिसका नाम है मेरे पास GF, इसको भी मैंने क्या किया? सेंटर से ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फिर से इसका क्या किया, परपेंडिकुलर बना दिया, एच ले लिया और यहाँ पर ये मेरे परपेंडिकुलर्स आ गए, ये एच है। अब मुझे इसमें जो जो गिवन है पहले मैं वो लिख देती हूँ। गिवन में मुझे एक चीज़ दे रखी है कि जो सी ई है वो परपेंडिकुलर है मेरे पास किसके, ए बी के, और साथ के साथ एक और चीज़ गिवन है, वो क्या, कि जो सी एच है वो परपेंडिकुलर है जी एफ के। अब देखो जब ये परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकती हूँ कि इक्वल, एक और चीज़ गिवन है, वो क्या गिवन है, सी ई जो है वो किसके इक्वल है, सी एच के इक्वल है, क्योंकि हमें ये गिवन था कि उनका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ हमें करना है कि ये दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल लेंथ की हैं, तो ए बी इज इक्वल टू जी एफ मुझे यहाँ प्रूफ करना है। ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो हम इसे नॉर्मली जो कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो जब वो कह रहा है कि जो सी ई है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए बी का जो ई है वो मिड पॉइंट हो जाएगा उसका, क्योंकि वो इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए ई जो है वो ई बी के बराबर हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंस सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इट मीन्स E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB. तो इस केस में मेरा AE जो है वो EB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से CH जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, GF पे। तो सिमिलरली CH इज परपेंडिकुलर टू GF, तो इट मीन्स H जो है वो क्या होगा मेरे पास, इट मीन्स H इज द मिड पॉइंट ऑफ GF। तो इसका मतलब GH जो है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, HF के। ये आगे हमारे काम आने वाला है, इसलिए हमने पहले ही निकाल लिया। अब हम अपने ट्रायंगल्स की बात करते हैं। CAB एक ट्रायंगल है मेरे पास, और एक दो बड़े ट्रायंगल और इनके अंदर दो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं। तो हम छोटे वाले ट्रायंगल्स ले लेते हैं। एक हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं CEA, और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर CHG। ये ले लो, चलो कॉन्ग्रुएंसी करने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अपने दोनों ट्रायंगल लिख देती हूँ। तो इन ट्रायंगल CEA एंड ट्रायंगल CHG, इसमें तीन चीज़ें चाहिए मुझे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो एक तो मुझे यही मिल रही है कि जो CA है वो CG के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों मेरी रेडियस है सर्कल की। ठीक है, दूसरा मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि CH जो है वो CE के बराबर है, दो चीज़ मिल गई। तीसरा ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था। तीनों चीज़ मिल गई। अब तीनों चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि CA इज इक्वल्स टू CG, और यहाँ पर लिख दिया रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, दूसरी कंडीशन मैंने लिखी CE इज इक्वल टू CH, जो कि मुझे गिवन था। तीसरी कंडीशन मैंने लिखी एंगल CEA इज इक्वल्स टू में एंगल CHG, जो कि दोनों ही क्या है मेरे पास 90 डिग्री के एंगल है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन थी। तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो ट्रायंगल मेरा CEA है वो कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूव होता है ट्रायंगल CHG के। ठीक है, RHS क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। अब जब ये प्रूव हो गया तो आप ये कह सकते हो कि जो AE है वो GH के बराबर होगी CPCT से। अभी दिखाती हूँ फिगर में कौन सी दो साइड्स मैं बोल रही हूँ। AE जो है वो इस GH के बराबर हो गई, और GH जो है वो HF के बराबर था क्योंकि मिड पॉइंट था, और AE जो है वो EB के बराबर थी, है ना। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। AE इज इक्वल टू 2AE इज इक्वल टू 2GH। तो 2AE का मतलब AB हो गया। 2 बार AE को प्लस करोगे तो AB आ जाएगा ना। देखो AE प्लस AE लिखोगे तो एक AE ऐसे ही रहेगा, दूसरे AE की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर EB लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों इक्वली तो है। तो EB लिख दिया, तो मिला के ये क्या आ जाएगा, AB। उसी तरीके से यहाँ पर मिला के क्या आ जाएगा, GF आ जाएगा। ठीक है, तो हैंस प्रूफ, आपको यही प्रूफ करना था। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जो AB है वो क्या है आपके पास, AE प्लस का EB है, और जो GF है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर GH इज इक्वल GH प्लस HF है। क्लियर,
ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसका रिवर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पास ज़रूरी नहीं है सिर्फ थ्योरम आए, कई बार उसका कन्वर्स भी पूछ लेता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन, जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यूजिंग द बोधियानास पाइथागोरस थ्योरम। सेम है, मतलब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में थ्योरम 6 को बोधियानास पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ मांग लिया, देन सेकंड में उसका रिवर्स आपको सिखाया, थर्ड में अब इसको भी बोधियानास पाइथागोरस थ्योरम से मांग लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है, ठीक है, सेम वही फिगर बनाई है जो हमने ऊपर के 2 क्वेश्चंस में बनाई, जिसमें हमारे पास 2 कॉर्ड है, ठीक है, सेंटर से उनका डिस्टेंस निकाल लिया, परपेंडिकुलर डाल लिया, सब चीज़ वही की है। अब हमारे को यहाँ पर क्या क्या गिवन है, पहले हम वो चीज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक तो ये गिवन है कि जो ये सी ई है, ये जो सेंटर है ये सी है, ठीक है। नाउ जो सी ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, जी एफ के। जो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन था सेम वही गिवन है, बस वहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बट गिवन वगैरह सब चीज़ वही सेम रहेगी, ठीक है। और एक और चीज़ गिवन है कि जो सी ई है वो इक्वल है सी एच के, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस पे है। प्रूफ मुझे करना था कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल है, तो प्रूफ क्या करना है मुझे कि जो ए बी है वो जी एफ के इक्वल है, यहाँ पर ये मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर। अब देखो हमने बोला कि जो सी ई है वो ए बी के क्या है, ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ई जो है वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये इक्वल पार्ट्स में कट कर देगा, करेगा ना। तो हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस सी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, इट मीन्स ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फिर मैं यहाँ कह सकती हूँ कि जो ए ई है वो बराबर है ई बी के, और ये दोनों हाफ ऑफ ए बी होंगे, लिख सकते हैं हम ये। उसी तरीके से हम इस वाले का लिख लेते हैं एच का। हमें पता है कि सी एच जो है वो जी एफ के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगेन सिमिलरली सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ, इट मीन्स एच इज द मिड पॉइंट ऑफ जी एफ। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितना जी एच है उतना ही एच एफ है, और ये दोनों हाफ ऑफ जी एफ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, सेम वही कर रहे हैं, बस वहाँ पर इक्वी डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करना था पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पर कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। अब हम लगाते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल सी ई ए, अगर मैं सी ई ए की बात करूँ, देखो ये वाला है, तो इसके अंदर मेरा जो सी ए है वो हाइपोटेन्यूज है, और ई ए और ई सी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो सी ए का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी ई के स्क्वायर के प्लस ए ई के स्क्वायर के। उसी तरीके से दूसरे वाले बड़े ट्राइंगल में से एक छोटा ट्राइंगल ले लेती हूँ, जिसका नाम मैंने सी एच जी लिया है। तो देख लो ये रहा आपके पास सी एच जी। ये अगेन इसमें अगर मैं बात करूँ तो सी जी जो मेरा है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और बाकी 2 साइड एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी जी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सी एच स्क्वायर प्लस जी एच स्क्वायर। अब मुझे पता है यहाँ पर कि जो सी ए है और जो सी जी है वो दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सर्कल की। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सी ए इज इक्वल टू सी जी होगा, और रीज़न दे दिया मैंने यहाँ पर रेडियाई ऑफ द सर्कल। और जब ये दोनों इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा, होगा नहीं होगा। और एक चीज़ मुझे गिवन है कि जो सी ई है वो सी एच के इक्वल है, ये भी मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर मैं यहाँ पर इन 2 इक्वेशन से ये लिख सकती हूँ, इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये कह सकती हूँ कि जो सी ई स्क्वायर है प्लस जो ए ई स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी एच स्क्वायर के प्लस जी एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
और यहाँ पर मैंने सी ई स्क्वायर ही रहन दिया और ये ए ई स्क्वायर ऐसे ही रहन दिया। अब यहाँ सी एच की जगह भी मैंने सी ई लिख दिया क्योंकि मेरे पास गिवन था कि वो इक्वल थी, तो ये आपस में कट गया। तो यहाँ पर से मेरे पास क्या आ गया, ए ई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, जी एच स्क्वायर के बराबर आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए ई है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, जी एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर पता था कि ए बी अपॉन में 2 जो है वो क्या होता है, ए ई है ना। ए ई को आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन में 2, और जी एच को क्या लिख सकते हो, जी एफ अपॉन में 2। अभी हम ऊपर करके आए हैं, देखो ये रहा, ए ई को ए बी अपॉन में 2 लिख सकते हैं और जी एच को भी लिख सकते हैं जी एफ अपॉन में 2। बस 2 से 2 मेरा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो ए बी इज इक्वल्स टू में जी एफ मेरे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ। मुझे यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो मेरी दोनों कॉर्ड्स हैं वो इक्वल लेंथ की है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी इज इक्वल टू जी एफ प्रूव करना था और वो यहाँ प्रूव हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ आपके पास एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है। एक छोटा सा यहाँ पर आपको टॉपिक दे रखा है, कह रहा है क्वेश्चन 2 इन द एक्सरसाइज अबव एस्टैब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट। जो आपने क्वेश्चन 2 किया, क्योंकि क्वेश्चन 2 और 3 सेम है, बस क्वेश्चन 2 में आपने कॉन्ग्रुएंसी लगाई है और क्वेश्चन 3 में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो वो क्या एक थ्योरम देती है, थ्योरम 7, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। जैसे कि हमने जब क्वेश्चन 2 किया था अभी, तो हमने ये सीखा था कि जो थ्योरम 6 थी हमारी, वो ये बोलती थी कि अगर कॉर्ड इक्वल लेंथ की होती है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती है। ये वाली थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन 2 इसका रिवर्स बोलता था, मतलब इसका उल्टा बोलता था, कन्वर्स बोलता था। वो क्या, कि अगर कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस पे है सेंटर के तो वो इक्वल इन लेंथ होती है। तो इन दो क्वेश्चन की हेल्प से हमारे पास एक और थ्योरम आ गई, थ्योरम 7। तो अगर आपको थ्योरम 7 इन केस एग्जाम में प्रूव करने के लिए आती है, ये थ्योरम लिख दी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपके बुक में इसका प्रूफ नहीं दे रखा, बिल्कुल दे रखा है। आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन कर देना है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर देना है। अगर वो लिख के दे कि पाइथागोरस थ्योरम से करो तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करना। कुछ भी नहीं लिखे तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन इसके अंदर करना है आपको। तो थ्योरम 7 भी क्लियर हो गई। देखो सारी थ्योरम्स बहुत आपको ये थ्योरम्स करनी ही करनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास थ्योरम 7 आती है प्रूफ करने के लिए, तो उसमें आप जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर किया है ना, वही आंसर देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब हम आगे का टॉपिक जो है अपना नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। कहीं भी डाउट रहता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।